हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री लाए हैं और आज हम संयोजकता यानी कि वैलेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको इसका जो पीडीएफ है इस पूरे बुक का, आपके पास भारत भर की किताब है तो उसमें से ये पूरे सारे क्वेश्चंस हैं, ये पूरी किताब का ये पूरा चैप्टर है। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे संयोजकता के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे डिटेल्स नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सीधा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दिया जाता है। अभ्यासमाला 5 का ये पहला प्रश्न है। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन ये कौशल जो कौशल लिखा है और लुईस, कोसले या लुईस कहीं कहीं जगह पे लिखने को पढ़ने को मिल जाता है। तो कोसले और लुईस ने किया था और ये उन्होंने किया था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में कोसले और लुईस ने इसका प्रतिपादन किया था। आपको सन याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कोसले और लुईस दो वैज्ञानिकों ने किया था। अगला है एएस यानी कि आर्सेनिक। एएस यानी कि आर्सेनिक जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 33। तो यहाँ पे लिखा गया है OUS, इसको अस पढ़ा जाता है। ठीक है, जब ये मूलक बनाते हैं तो अस और एक दो प्रकार के मूलक होते हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग संयोजकता होती है। फिलहाल ये अस है। ठीक है, आर्सेनिक अस, इसकी संयोजकता कितनी होगी ये हमें बताना है। आपको मैंने बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, वो है 33। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि परमाणु संख्या 33 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे आप, तो आपको पहले 2 भरना होगा, फिर 8 भरना होगा, फिर 8 भरेंगे, फिर आप 2 भरेंगे। यहाँ पे 20 भर दिया है, फिर आगे इस तीसरे कोष में 10 और भर जाएंगे, तो ये 30 हो गया। 30 भरने के बाद अभी 3 बचे हैं। 3 जो बचे हैं ये 2 में भरा जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 5। आखिरी कोष में जब 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? अगर नॉर्मली आप समझें तो अष्टक बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों के, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। और अगर आपको थोड़ा सा संदेह हो रहा है, मतलब ये जल्दी से नहीं समझ में आए, तो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 में से उसको अगर घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आपको जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 से ज़्यादा हो। 4 तक हो तो संयोजकता 4 होती है, 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटा देना होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। अगले वाले पृष्ठ पे हम चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या है। कहा गया है मर्क्यूरस आयन का प्रतीक यानी कि सिंबल क्या होगा? देखिए, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक 2 प्रकार के आयन होते हैं, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। तो जो मर्क्यूरस का आयन का प्रतीक होता है वो पहला वाला विकल्प है। मर्क्यूरस आयन का प्रतीक Hg2++, ये मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। और मर्क्यूरिक आयन का जो प्रतीक होता है ये दूसरा होता है। ठीक है, यहाँ पे Hg2+++ 3 बार ये जो है मर्क्यूरिक का है, ये मर्क्यूरिक का है। फिलहाल जो मर्क्यूरस से पूछा जा रहा है तो वो आपका ये वाला सही है विकल्प, ये वाला। ठीक है, ये सही है, ये मर्क्यूरिक है। मर्क्यूरिक जब आपसे पूछा जाएगा तब आप लगाएंगे, फिलहाल ये नहीं, ये सही है। बाकी सब किसी काम के नहीं है। पहला विकल्प अपना सही है, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस का Hg2++। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कॉपर अस, Cu कॉपर है। ठीक है, कॉपर का जो आयन बन रहा है यहाँ पे अस, तो उसकी संयोजकता 1 है। और कॉपर का एक वाला जो आयन बन रहा है क्यूप्रिक कहा जाएगा, ये क्यूप्रस है। ठीक है, ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक है, एक वाला क्यूप्रिक और अस वाला क्यूप्रस। ये देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे, इसलिए हमने यहाँ पे जो आर्सेनिक का अस वाला है वो हमने इसका प्रोनाउंसिएट करके नहीं बताया कि क्या होता है, और हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। तो यहाँ पे क्यूप्रिक और क्यूप्रस हमको याद है, हम बोल पा रहे हैं तो इसलिए बता दिया है। तो यहाँ पे क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस की संयोजकता 1 है, क्यूप्रिक की संयोजकता 2 है। ऐसे में कॉपर की जो संयोजकता है वो क्या कहलाएगी? एकल संयोजकता, द्विसंयोजकता, त्रिसंयोजकता, परिवर्ती संयोजकता। तो यहाँ पे 2 प्रकार की संयोजकता दिखाई दे रही है, तो इस वजह से आप द्विसंयोजकता लगा सकते हैं, लेकिन गलत हो रही भी है। यहाँ पे थोड़ी सी बात गलत है कि
अगर किसी तत्व की संयोजकता 2 है तो उसे द्विसंयोजकता कहा जाता है। अगर किसी की संयोजकता केवल 1 है तो उसे एकल संयोजकता कहा जाता है। जिसकी संयोजकता 3 होती है उसको त्रिक संयोजकता कहा जाता है। लेकिन जिसकी 2 प्रकार की संयोजकता दिखाई देती है, 2 प्रकार की, 2 तरह की, उसे परिवर्ती संयोजकता कहा जाता है। यहाँ पे चौथा वाला विकल्प हमारा सही है, परिवर्ती संयोजकता। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता बताइए। तो संयोजकता कैसे निकाला जाता है, आइए देख लेते हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता, जिसका भी संयोजकता पूछा जाता है उसको हम यक्स मान लेते हैं, उसकी संयोजकता। इसके साथ 2 नाइट्रोजन है तो भैया यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 यक्स हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के देखिए परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6 हो जाएगा, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है, और गुणा करेंगे इसमें कितना है, इसके परमाणु संख्या 5 है तो 5 से गुणा करेंगे और बराबर कर देंगे 0 के। 0 कहाँ से आए ये बता दें। अगर किसी आयन या फिर मूलक, मतलब यौगिक, जब भी मूलक कहा जाएगा, ठीक है, तो 2 तत्व, देखिए पहले बात तो जान लेते हैं तत्व क्या है। जैसे नाइट्रोजन अकेले लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, ये क्या है, तत्व कहलाएंगे। अब इसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज लगा है तो ये आयन कहलाएंगे। प्लस या माइनस चार्ज लगा हुआ है तो आयन, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन या तो दिया है या तो लिया है। अब कई बार होता है SO4, जैसे SO4 होता है, इसके ऊपर चार्ज लग जाता है माइनस माइनस, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा मूलक, क्योंकि ये यौगिक बन चुके थे, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है या फिर ग्रहण किया है, ऐसा कुछ बातें होती हैं, तब इनको कहा जाता है मूलक। और यहाँ पे जो अभी हमको N2O5 दिखाई दे रहा है, ये ही यौगिक। तो हम अगर मूलक दिया होता है तो उसके ऊपर चार्ज दिया होता है, तो यहाँ पे अगर 2 माइनस है दिया, 2 प्लस है, तो हमको यहाँ पे 0 की जगह वो गिनती रखनी होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया गया है तो ये मूलक नहीं, ये यौगिक है। और एक यौगिक की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, ठीक है, वो संतुष्ट होता है अपने में, इस वजह से 0 होती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 0 के बराबर लाया। अगर इसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता है, कुछ लगा होता है, तो हम वो गिनती लिखते हैं। अभी तो है नहीं, जब आएगा हम तब देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे 2 यक्स ऐसे रहेगा और बराबर 5 दूनी 10, 10 को उधर भेजेंगे -10 हो जाएगा, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 5। यक्स बराबर क्या मिल रहा है आपको, -5 मिल रहा है। लेकिन कोई भी संयोजकता माइनस में नहीं होती, हमेशा वो प्लस में ही होती है, भले भी आपको यहाँ पे हल करने पे माइनस में मिली है। तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प आपका सही हो रहा है। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 5 होगी। तो नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, 5 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमको दिया गया है वैद्युत संयोजकता, संयोजक बंध क्या होता है, कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी या फिर आदान प्रदान के जरिए ही, स्थानांतरण के जरिए ही आपका वैद्युत कोई भी संयोजक बंध बनता है। तो जो वैद्युत संयोजक बंध है वो स्थानांतरण से बनता है। स्थानांतरण से मतलब इलेक्ट्रॉन निकल से उधर चले जाते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए NaCl को देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है बाहरी कोश में, मतलब बाहरी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन में चला जाता है और यह इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहलाता है। और इस प्रकार से जो बंध बनता है वो वैद्युत संयोजक बंध बनता है, और ये एक प्रकार का यौगिक बन गया NaCl, यानी खाने वाला नमक, वो जो अपना खाने में हम डालते हैं। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा गया है कि एथिलीन अणु में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एथिलीन अणु में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो पहले बात तो आप जान लीजिए कि एथिलीन होता क्या है। एथिलीन होता है C2H4, C2H4 ये होता है एथिलीन। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के लेकर के ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो कुछ भी बन रहा है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बन रहा है, ना कि आदान प्रदान से, साझेदारी से बन रहा है। और जब साझेदारी से बनता है तो वो सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। यहाँ पे सहसंयोजक बंध सही है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया है KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणु के मध्य में कौन सा बंध बना हुआ है, कौन सा बंध बना हुआ है। तो KCl के बारे में देख लेते हैं। आपको याद होगा अभी बताया हमने NaCl के बारे में। यहाँ पे NaCl जिस प्रकार से क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके सहसंयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध बना रहा है, उसी प्रकार KCl भी हूबहू उसी तरह से
वैद्युत संयोजक बंध ही बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध बना रहा है, पहला वाला विकल्प सही होगा, NaCl और KCl। ठीक है, Cl जहाँ पे रहेगा नॉर्मली वो ज़्यादातर मामलों में वैद्युत संयोजक बंध बनाता है, आयनिक बंध कहा जाता है जिसको। फिलहाल आगे बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कहते हैं कि एक निम्न में से वैद्युत संयोजक पदार्थ क्या है, यानी कि कौन सा है जो वैद्युत संयोजक बंध बना रहा है। हम चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, क्योंकि C2H4 जो अभी हमने बताया था कि ये सहसंयोजक बंध बनाता है, तो ये तो बिल्कुल भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये सहसंयोजक बंध बनाता है। जहाँ पे आपको कार्बन नॉर्मली दिखाई दे जाए, जैसे दूसरे विकल्प पहले विकल्प और तीसरे विकल्प में जहाँ पे आपको कार्बन दिखाई दे जाए, क्योंकि कार्बन सामान्य रूप से आपका सहसंयोजक बंध बनाता है। कैसे बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। और क्लोरीन जहाँ पे होगा सामान्य रूप से वैद्युत संयोजक बंध बनाता है। अगर आप तीसरे विकल्प में आएंगे तो क्लोरीन दिखाई दे रहा है, CaCl2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध होने की ज़्यादा संभावना है। अच्छा, आप कह सकते हैं कि पहले वाले में भी तो क्लोरीन है, पहले वाले में भी तो क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे जो होगा क्लोरीन वो अपन सहसंयोजक बंध बना करके भी काम कर ले रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनाएगा, क्योंकि कार्बन तो इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। ठीक है, देखो भाई पहले वाले में देखिए, मान लीजिए कार्बन बीच में है, एक तरफ हाइड्रोजन हो गया, वो सहसंयोजक बंध बनाएगा। इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन रख देते हैं, क्लोरीन क्लोरीन रख देते हैं। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध, एकल संयोजक बंध बनेगा। ठीक है, अब क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और कार्बन को भी तीनों इलेक्ट्रॉन की, यानी तीनों को, क्लोरीन और कार्बन के देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन की ऐसे ज़रूरत हो रही है यहाँ से। तो क्या कार्बन उठा के अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर क्लोरीन दे देगा? दोनों में ही कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देना चाहेगा, क्योंकि क्लोरीन को तो ज़रूरत होती है, वो 7 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सहसंयोजक बंध ये बना लेते हैं सिंगल बॉन्डिंग के साथ में। तो पहला वाला जो आपको यौगिक दिया गया है उसमें सहसंयोजक बंध बनने वाला केवल CaCl2 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका वैद्युत संयोजक बंध बन सकता है, क्योंकि नॉर्मली जहाँ पे कार्बन होता है वहाँ पे सहसंयोजक बंध ही बनता है, और समान रूप से जहाँ पे क्लोरीन होता है वहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध बनता है। तो इन दोनों के बाद में आगे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे, वैद्युत संयोजक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों की अपेक्षा कैसा होता है? तो गलनांक और क्वथनांक दोनों ही अधिक होता है, उच्च होता है। एक एग्जाम्पल के तहत से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नमक ले लेते हैं, एक ढोकवा नमक, ठीक है, एक ढोका नमक ले लेते हैं, ऐसे पहले बड़का बड़का ढोका आता था, मतलब जो पिसा हुआ नमक है। अब इसका गलनांक मतलब गर्म करो तो क्या ये किस तापमान पे पिघल जाएगा? पानी में घोलने को गलन नहीं कहते हैं, गर्म करने पे जब पिघल जाता है तो उसको गलन कहते हैं, उस तापमान को गलनांक कहते हैं। तो क्या आप नॉर्मली तावा पे रख करके आप नमक को गला पाओगे? इतना आसान नहीं है। तो क्वथनांक तो यानी भाप में बदलने की क्रिया तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, उबालने की क्रिया तो और भी ज़्यादा तापमान लेने वाली है, यानी कि नमक का गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा है, वो वैद्युत संयोजक बंध वाला है। सहसंयोजक बंध वाला कोई एक ले लेते हैं, हम मीथेन ले लेते हैं, ठीक है, मीथेन ले लेते हैं या फिर H2O ले लो, ये भी सहसंयोजक बंध बनाता है। अब ये तो गली हुई अवस्था में पहले से रहता है, तो इसका गलनांक बहुत कम हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघल जाता है, ठीक है, तो गलनांक बहुत कम हो गया। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो नमक का तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। नमक और पानी को जब अलग करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि उबाल दो भैया, पानी उड़ जाएगा, नमक बैठा रहेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात यही है ना कि पानी का गलनांक कम है और क्वथनांक और गलनांक दोनों कम है, और नमक का गलनांक और क्वथनांक दोनों ज़्यादा है, इस वजह से ये बचा रह गया और पानी क्या है, उड़ के भाप बन के निकल गया। तो यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध और सहसंयोजक बंध के बीच में आप समझ लिए हैं कि वैद्युत संयोजक बंध का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, जबकि सहसंयोजक बंध का कम होता है। और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से सबसे उच्च गलनांक का पदार्थ कौन सा है? तो उच्च गलनांक उनका होता है जो बनाते हैं वैद्युत संयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बनाने वाले को गलनांक कम होता है, और वैद्युत संयोजक बंध बनाने वाले का, आयनिक बंध बनाने वाले का गलनांक अधिक होता है। जैसे कि नमक, NaCl क्या होता है? नमक होता है, इसका गलनांक ज़्यादा होता है, अभी आपने समझा। तो NaCl का गलनांक ज़्यादा होता है, इसलिए इसके समान जो होगा, जो भी वैद्युत संयोजक बंध बनाएगा उसका गलनांक ज़्यादा होगा। तो KCl जो दिखाई दे रहा है ये इसका गलनांक ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वैद्युत संयोजक बंध बनाता है। HCl ये वैद्युत संयोजक बंध नहीं बनाते हैं, तो इनका गलनांक कम होता है। बाकी सब भी ये सब सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, तो इनका गलनांक
कम होगा। सो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कहा जा रहा है निम्नलिखित यौगिकों में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध बनता है, किसके पास सहसंयोजक बंध है। अब देखिए पहला वाला जो है पोटेशियम और ब्रियर ब्रोमीन, इन दोनों में आपका बनेगा वैद्युत संयोजक बंध, क्योंकि पोटेशियम और क्लोरीन के साथ जैसा बना रहा है तो वैसे ही ब्रोमीन के साथ भी बनाएगा। MgO मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन नॉर्मली सहसंयोजक बंध बनाता है लेकिन वैद्युत संयोजक बंध ये नहीं बनाता है, लेकिन एक और संयोजक बंध होता है, वो होता है उपसहसंयोजक बंध। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाते हैं वो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। PCl5 में संयोजक बंध बनने वाला है, क्योंकि क्लोरीन नॉर्मली वैद्युत संयोजक बंध बनाता है, लेकिन जब ये पहुँचता है फॉस्फोरस के पास में, ठीक है, फॉस्फोरस के पास में, तो फॉस्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 5, क्योंकि उसका होता है परमाणु क्रमांक 15। तो फॉस्फोरस जो होता है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये पांचों इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं हर एक क्लोरीन को, ठीक है, और जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, वो भी तो भाई ना तो इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, नॉर्मली वो ले सकता है। अब यहाँ पे फॉस्फोरस तो देना ही नहीं चाहेगा, उसको तो चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से काम हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 के साथ में ऐसा सहसंयोजक बंध बना लेता है, ठीक है। फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ 3 के साथ सहसंयोजक बंध बना देता है, और इन दोनों क्लोरीन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बना लेता है, दोनों के साथ में उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। तो यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध बनने वाला है वो केवल बन रहा है PCl5 में ही बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध दोनों बनता है। प्रश्न में सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध दोनों बनाने वाले जो यौगिक है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यानी H2O बन रहा है, यानी कि ये पानी बन रहा है, तो इसमें सहसंयोजक बंध होता है केवल। CCl4 जो दिया गया है, यहाँ पे भी जो कार्बन है हर एक क्लोरीन के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेगा बस। तीसरा वाले विकल्प में NaCl में आप जानते हैं वैद्युत संयोजक बंध बनता है, उसमें तो बनने की जरूरत ही नहीं इन दोनों लोग बनने की। चौथे विकल्प में देख रहे हैं सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अपना बन जाएगा सहसंयोजक बंध, और Na के साथ सोडियम के साथ बना लेगा ये आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध बना लेगा। कैसे बनाएगा, मुझे लगता है कि ये हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बना लिया। अब यहाँ पे Na है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत तो है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वो देना चाहता है, तो यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध भी बन जाएगा। दोनों ही बंध यहाँ पे बन रहे हैं, और सही जवाब जो है NaOH, ये चौथा वाला विकल्प है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है, कौन सा पदार्थ सहसंयोजक बंध बनाता है। तो H2O दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे H2O दिखाई दे रहा है, यही सहसंयोजक बंध बनाता है। नॉर्मली बाकी सब तो अपना बना लेंगे बंध। यहाँ पे MgO में उपसहसंयोजक बंध बनता है, बाकी तो अपना वो बना लेंगे वैद्युत संयोजक बंध। तो यहाँ पे सहसंयोजक बंध किसमें बन रहा है, H2O में बन रहा है। अगला है नाइट्रोजन, N2 कहा गया। नाइट्रोजन में कौन सा प्रकार का बंध बनता है, तो नाइट्रोजन में त्रिक बंध बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 7। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,5 हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन रखने हैं तो बाहरी कोश में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का 8-8 पूरा करना है, तो 3 का सहसंयोजक बंध बना लेंगे। तो यहाँ पे ये कौन सा बंध हो गया, त्रिक बंध हो गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हैं, तो त्रिक बंध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सहसंयोजक बंध वाला पदार्थ कौन सा, सहसंयोजक बंध कौन सा बनाता है। तो सहसंयोजक बंध आपका यहाँ पे मीथेन बनाता है, CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। कार्बन जहाँ पे दिखाई दे रहा है, नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन जहाँ दिखाई देते हैं वहाँ पे सहसंयोजक बंध बनने की मतलब ज़रूर ही बनता है। तो आप सहसंयोजक बंध जब भी पूछा जाए तो कार्बन को देखिए, और वैद्युत संयोजक बंध दिखाई दे रहा है तो क्लोरीन को खोजिए, नॉर्मली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है कि
अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व निर्मित जिसका परमाणु क्रमांक है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में किसका अस्थायी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला है भैया, जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए वही अपना अस्थायी है। तो यहाँ पे 2 8 और 8 बन जाएगा, 2 8 8 18 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ये अस्थायी विन्यास है। अब देखिए 16 वाला क्या करेंगे, 2 8 और आप 6 ही कर सकते हैं, यहाँ पे अस्थायी तो बन नहीं रहा है। 12 वालों को देखेंगे तो 2 8 आपको 2 बनेगा, अस्थायी नहीं है। ऐसे ही 11 का भी नहीं होगा। तो अस्थायी वाला कौन सा है, केवल पहला वाला विकल्प अपना सही है, 18 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम Na का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। Na प्लस का इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अगर वो प्लस कर रहा है, परमाणु क्रमांक जितना है, अगर वो प्लस कर रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो कितना हो गया, 10। कौन सा विकल्प है, दूसरा वाला। अगर Na या फिर किसी भी तत्व के ऊपर प्लस लगाया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही है। 11 तो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से क्या निकल गया, कितना बचा, 10। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, अगर Cl माइनस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो यानी 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई है। अगला है Ca जो होता है वो अपना होता है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। सिंपल साधारण सी बात। अगला है, जब एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है तो परमाणु के बीच में कैसा बंध बनता है। तो प्रबल धन और प्रबल ऋण जब जोड़ते हैं तो आपका वैद्युत संयोजक बंध बनता है। कौन सा बनता है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है हर हाल में। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के यौगिक प्रायः बंद होता है। हाइड्रोजन के यौगिकों में कौन सा बंध प्राय होता है। तो हाइड्रोजन नॉर्मली ज्यादातर कार्बन से संयोग करता है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में संयोग कैसा होता है, वो कैसा होता है, सहसंयोजक बंध। और अपने पानी के साथ जब संयोजक बंध बना रहा है तब पर भी तो सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा। सहसंयोजक बंध ही नॉर्मली हाइड्रोजन बनाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के चौथे ए समूह में एक तत्व कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। इसलिए कार्बन का अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे क्या करना होगा। यहाँ पे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे भैया, 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करोगे। हाँ बिल्कुल साझा करके काम कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करोगे। कौन है जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा इसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध प्राप्त बनाने के लिए। तो ऐसा कोई नहीं देता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन खोकर वो नहीं खो सकता है। तो सहसंयोजक बंध बनाना सबसे आसान तरीका रहेगा किसी भी तत्व के लिए या फिर कार्बन के लिए जो बाहरी कोष में जब 4 इलेक्ट्रॉन हो, सबसे आसान तरीका रहेगा। तो वो आसान तरीका ही करते हैं। जब 2 ऋण विद्युतीय तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो वे क्या बनाते हैं। ऋण विद्युतीय तत्व और धन विद्युतीय तत्व जब मिलते हैं तो विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। और जब 2 प्रकार के ऋण विद्युतीय तत्व, 2 ही ऋण विद्युतीय तत्व संयोग करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा सही है, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब इसमें सहसंयोजक बंध बनाने में आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, ठीक है, और ऑक्सीजन O2 बना रहे हैं, ये दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। तो दोनों ही ऋण विद्युतीय तत्व हैं। अब ये क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी होती है बातें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर में कहा गया है, फास्फेट मूलक की संयोजकता क्या है। फास्फेट मूलक, फास्फेट जो मूलक होता है, देखिए यहाँ पे फास्फेट आयन नहीं दिया है, फास्फेट मूलक दिया है, क्योंकि PO4 होता है माइनस माइनस माइनस, 3 ठू माइनस होता है। तो ये फास्फेट मूलक है। अब 3 ठू माइनस होने का मतलब ही इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। 3 ठू आपका माइनस होने का मतलब 3 ठू इसकी संयोजकता। अगर वहाँ पे प्लस होता तब पर भी संयोजकता 3 होती है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस में Al की संयोजकता क्या है। यहाँ पे एल्युमिनियम की संयोजकता निकालना है तो एल्युमिनियम की संयोजकता मान लेते हैं, या गुणते 2 कर लेते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पे SO4 जो है एक प्रकार का मूलक है जिसकी संयोजकता होती है कितनी, 2। अब इसमें गुणा कर देंगे 3 से, बराबर क्या करेंगे, इस पूरे यौगिक के जो संयोजकता है वो 0 है। तो यहाँ पे 2 3 6, वहाँ पे जाके 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 x है, 2 से काटेंगे कितना मिल जाएगा, 3। संयोजकता कितनी मिल गई, 3। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कहा गया है कि एक धनात्मक
धन विद्युत तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी संयोजकता क्या होगी, यह हमें बताना है। सामान्य रूप से बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी इसको संयोग करने के लिए। तो +3 जो दिखाई दे रहा है ये संयोजकता हो जाएगी। और आसान तरीका है निकालने का, अगर 4 तक की गिनती है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता 4 हो जाएगी या फिर 3 हो जाएगी, 2 1 हो जाएगी। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो गए हैं तो 8 में से उस गिनती को माइनस कर दीजिए तो आपको संयोजकता मिल जाएगी। अगले वाले प्रश्न में हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। कह रहे हैं परमाणु क्रमांक 8 का एक तत्व है, और परमाणु क्रमांक 8 जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, तो वो एक तत्व है। ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करने के बाद वो कैसा बंध बनाएगा। आसान तरीका बताते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन आपको याद होना ज़रूरी नहीं है। परमाणु क्रमांक 8 है तो 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो ये सहसंयोजक बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो सहसंयोजक बंध। H2O क्या होता है, सहसंयोजक बंध ही तो बनता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, उसकी संयोजकता क्या होगी। तो 2 8 और 2, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यही होगी इसकी संयोजकता। दूसरा वाला विकल्प, चौथा वाला नहीं होगा। 2 बाहरी कोश में दिखाई दे रहा है, यही होगी इसकी संयोजकता। कौन सी, दूसरा विकल्प 2। अगला वाला देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु द्रव्यमान 26 है। देखिए परमाणु द्रव्यमान बदलने से उसके संयोजकता में कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर उसका कम ज़्यादा होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। परमाणु क्रमांक 12 अभी हमने देखा, उसकी संयोजकता 2 बताई, यहाँ पे भी इसकी संयोजकता 2 रहेगी। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 19 तथा एक दूसरे तत्व बी का परमाणु क्रमांक 35 है, इनके परस्पर संयोग होने पर कौन सा बंध बनेगा। तो 19 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप, तो पहले कोश में 2, फिर 8, फिर 8, फिर आ जाएगा कितना, 2 8 10 8 18 हो चुका है। अगले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 8 8 और 2 हो जाएगा। यहाँ तक हमने 10 भर लिया, 20 भर लिया, 1 यहाँ पे भर दिया, मतलब 18 हो गया, 10 भर दिया, तो यहाँ पे टोटल हो गया है अभी तक 30 भर जाने के बाद अभी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। जो 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो जब भरे जाएंगे तो ये चौथे कोश में भरे जाएंगे, और 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे 7 हो जाएगा। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, सीधे सीधे त्याग कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान सीधा सीधा हो तो यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध बनते हैं, तो यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध होगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। सॉरी, यहाँ पे परमाणु भार 24 दिया गया है। तो परमाणु भार जो होता है उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। नाभिक में अगर 12 न्यूट्रॉन है, 24 में 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्रोटॉन हो जाएगा। 12 प्रोटॉन का मतलब इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2, 8, 2। बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 15 के तत्व का सामान्य संयोजकता क्या होगी। सामान्य जो संयोजकता है वो हमें बताना है। तो भैया 2, 8 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इसकी संयोजकता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 में से इस 5 को घटा दीजिए। सामान्य, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, जब सामान्य संयोजकता निकालने की बात करते हैं तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 में से हम क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। यहाँ पे ज़रूरत ये होती है कि ये क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा। तो यहाँ पे नॉर्मली ये लेगा, तो यहाँ पे आपको -3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, -3। सामान्य संयोजकता जब कहा जाएगा बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से इसको घटा दीजिए। हालांकि जब अगर वो 5 से कम रहते हैं तो अभी देखते हैं, इसमें परमाणु क्रमांक 13 है, सामान्य संयोजकता निकालने को कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक 13 सामान्य संयोजकता निकालना है तो 2, 8 और 3 होगा। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर ये 5 से ज़्यादा होगा तो 5 में से 8 को घटाते, लेकिन जबकि 3 है तो संयोजकता 3 होगी। और यहाँ पे विकल्प सही होगा ये तीसरा वाला, -3 नहीं, तीसरा विकल्प +3, ये वाला सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं A2B3, A2B3 क्या है में A की संयोजकता क्या है। तो भैया जितनी संयोजकता होती है उसका तिरछा, देखिए अगर A है और यहाँ पे B है तो इसकी जो संयोजकता होती है तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका यहाँ पे यौगिक बनाया जाता है। तो A के साथ 2 लिखा है तो ये जो 2 होगा वो B के नीचे होगा, और B के साथ 3 लिखा है तो B A के नीचे 3 होगा। तो A की संयोजकता कितनी है, 3 है, B की संयोजकता 2 है, तो A की संयोजकता 3 है। पहला वाला विकल्प आपका सही है। सो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक धातु के क्लोराइड है MCl। M जो है वो धातु यानी मेटल के बारे में कहा जा रहा है, तो M मेटल, इस वजह से उसको M कहा गया। M कोई यहाँ पे तत्व नहीं लिया गया है। MCl है, इसके फास्फेट का सूत्र क्या होगा, ये फास्फेट के लिए विकल्प दिए गए। तो भैया सिंपल सा क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। M की संयोजकता हम x रखते हैं, प्लस करके बराबर 0 करते हैं, तो एक उधर जाने के बाद x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, +1 मिल जाएगा। यानी उस धातु की जो संयोजकता है 1 में है, धनात्मक है, ठीक है। उस मेटल की संयोजकता आपको मिल गई 1। और फास्फेट की बात करेंगे तो PO4 दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ में क्या होता है, इसकी संयोजकता कितनी जाती है, तो इसकी संयोजकता होती है 3, ठीक है। तो 3 M के साथ चला जाएगा, 1 PO4 के साथ चला जाएगा, तो M3PO4 ये दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का हल। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहाँ मिला, यहाँ पे मिला है। तो कहा गया है कि O3 यौगिक में कैसा बंध बना होता है। तो यहाँ पे उपसह संयोजक बंध बना होता है, उपसह संयोजक बंध बना होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, तीसरे वाले के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो यहाँ पे उपसह संयोजक बंध माना जाएगा। जब दोनों विकल्प एक साथ मतलब दिए गए हो तो हम कहा जाएगा कि सहसंयोजक प्लस उपसह संयोजक बंध बनाया गया, लेकिन नॉर्मली हम उपसह संयोजक बंध कह देंगे। अगला है उपसह संयोजक बंध को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद ये तीर द्वारा हम उपसह संयोजक बंध को दिखाते हैं। उपसह संयोजक बंध वाला यौगिक कौन सा है इनमें, तो यहाँ पे ये सहसंयोजक बंध है यहाँ पे, और MgCl2 की बात करेंगे और CaCl2 की बात करेंगे। जहाँ पे क्लोरीन दिखाई देता है समान रूप से वहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध बना होता है, तो यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा था सहसंयोजक बंध। SO2 बच गया है, यहाँ पे आपका क्या होगा, उपसह संयोजक बंध होगा, ठीक है। समान रूप से उपसह संयोजक बंध हो गए यहाँ पे। अगले वाले प्रश्न पे हम चलेंगे। कहा जा रहा है कि एक परमाणु A से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर उस पर कितना आवेश आता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो परमाणु पे धनावेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक धनावेश होगा, तो पहला वाला विकल्प सही है। मीथेन में कौन सा बंध मौजूद होता है, किस प्रकार का बंध मौजूद होता है। तो CH4 होता है मीथेन, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग से कार्बन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और ये सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा विकल्प है, दूसरा वाला विकल्प करेक्ट है। अगला प्रश्न हम कहा जा रहा है, ओके, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सहसंयोजक बंध किन में होता है ये बताइए। CHCl3 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे CH है, कार्बन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपका सहसंयोजक बंध मिल जाएगा। MgCl2 में नहीं मिलेगा, NH3 में भी, NH3 यहाँ पे मिल जाएगा, NH3 में मिल जाएगा। C2H2 में तो जाहिर सी बात है हमेशा मिलता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सहसंयोजक बंध ही बनाते हैं, इसमें मिलेगा। H2O2 में आपको सहसंयोजक बंध देखने को नहीं मिल पाएगा ये वाले हिस्से में, और इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे जो विकल्प सही हो रहा है ये तीसरा वाले विकल्प दिख रहे हैं, इसमें सभी मिले हुए हैं, मतलब जो भी हमको सहसंयोजक बंध के रूप में मिले हैं, तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड में विद्यमान कौन सा बंध होगा, ये हमको बताना है। तो अमोनियम क्लोराइड में होता है NH4Cl, ये NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है। अब इसमें किस प्रकार का बंध होते हैं, तो इसमें आयनिक सहसंयोजक उपसह संयोजक बंध तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। वो किस प्रकार से कि भैया NH4 है, NH4 तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ जगहों पे सहसंयोजक बंध बनेगा, कुछ जगहों पे एक जगह पे उपसह संयोजक बंध बन जाता है, और जब ये Cl के साथ रिएक्शन करने लगता है तो वैद्युत संयोजक बंध भी बनाता है। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजक बंध बनाता है।
एक के साथ ये उपसत संयोजक बंध बनाता है और क्लोरीन के साथ ये वैद्युत संयोजक बंध बनाता है। तो तीनों यानी कि वैद्युत यानी कि आयनिक, तो तीनों प्रकार के जो होते हैं यहाँ पे बंध बनते हैं। तो आपका दूसरा वाला विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो क्रम होता है निम्न में इनमें से कौन सा सही है। तो अगर आपने हाइड्रोजन तत्वों के बारे में जाना है तो 18वें में होता है आपका अक्रिय गैस है, उससे पहले होता है 17वां जो हाइड्रोजन होता है। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये घटते क्रम में लगे होते हैं, घटते क्रम में इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो आपको कौन सा विकल्प सही दिखाई देगा। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन क्या है 17वें वर्ग में होते हैं, 17वें वर्ग में होते हैं और इनका ये घटता हुआ क्रम है। अगले वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के वैद्युत ऋणात्मकता के बीच का सही संबंध कौन सा होगा। तो अगर इनकी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात करेंगे तो आपका ये दूसरा विकल्प सही है। देखो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, उससे कम सल्फर, उससे कम कार्बन, उससे कम फास्फोरस, तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा गया है कि एसिटिलीन एथिलीन से अधिक क्रियाशील होता है क्यों। क्योंकि भैया एसिटिलीन में जो होता है वो होता है C2H2 C2H2 होता है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। और एथिलीन जो होता है वो होता है C2H4, ये सिंगल डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। C2H2 ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, C2H4 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। जिसके बॉन्डेशन में ट्रिपल बॉन्ड देखिए सबसे मजबूत होता है सिंगल बॉन्ड, उससे कमज़ोर होता है डबल बॉन्ड, उससे कमज़ोर होता है ट्रिपल बॉन्ड। जो जितना ज़्यादा कमज़ोर उतना ज़्यादा क्रियाशील, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो कार्बन कार्बन के मध्य तिहरा बंध होने की वजह से ये अधिक क्रियाशील होता है। यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहा गया है कि निम्न में से कौन अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाता है। तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कौन बनाता है। तो ध्रुवीय का मतलब होता है देखिए एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए, पॉजिटिव और निगेटिव जब बन जाएगा तब वो ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, अब 2 ध्रुव देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के एक धनात्मक एक ऋणात्मक होते हैं, इस वजह से ये ध्रुवीय होता है। हाइड्रोजन और सल्फर और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी लिया जाए तो ध्रुवीय ही बनाएंगे। अब क्लोरीन को अगर लिया जाए तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं। तो ऐसे में ये ध्रुव तो बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों ही समान आवेश के हो गए तो ध्रुव बनाने के कोई चांस नहीं आता। 2 अलग अलग आवेशित हो जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में हो रहा है तो अब यहाँ पे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। यहाँ पे अध्रुवीय के लिए आपको क्लोरीन लेना होगा, पहला वाला विकल्प सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक तत्व XCl3 है, यानी कि वो एक तत्व है और Cl के साथ वो क्लोराइड बनाया है। ठीक है, टेट्राक्लोराइड। और यहाँ पे H2O5 है, तो यहाँ पे पेंटा ऑक्साइड बनाया है ऑक्सीजन के साथ 5 के साथ क्लियर। यहाँ पे कैल्शियम प्लस वो मेटल है, तो कैल्शियम और उस मेटल का एक यौगिक बना है, तो वही यौगिक XCl5 नहीं बनाता है। यानी कि मेटल पेंटाक्लोराइड यानी उस तत्व के साथ में पेंटाक्लोराइड वो नहीं बनाता है। ऐसा कौन सा तत्व है। और ये होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की हो सकता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये टेट्राक्लोराइड से बना लेगा, पर पेंटाक्लोराइड वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, वो 3 के साथ संयोग करके 2 को उपसंयोजक बंध नहीं बना पाता है। कुल मिला के ये नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बना पाएगा। अगला बात करेंगे ऑक्सीलेट। यहाँ पे कहा गया ऑक्सीलेट की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों ऑक्सीलेट जो होता है वो होता है C2O4 माइनस। ठीक है, माइनस 2 माइनस रहता है। C2O4 माइनस यही होता है ऑक्सीलेट। 2 ऊपर माइनस लगा है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी -2। ये वाला प्रश्न खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 50 नंबर क्वेश्चन में एक तत्व M 3 धनायन रखता है, यानी उसके पास 3 प्लस है। ठीक है, दूसरा तत्व A 2 ऋणायन रखता है, उसके पास 2 माइनस है। इससे बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो M की संयोजकता कितनी है 3 है और A की संयोजकता कितनी है वो 2 है। इसका इधर इसका इधर
M2A3 M2O3 कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? दूसरा विकल्प, ये सही जवाब है। ठीक है, ऐसे करना है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के परमाणु के मध्य में कौन सा बंध बना होगा? तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में हमेशा विद्युत संयोजक बंध बनता है, एक विद्युत धनात्मक की विद्युत ऋणात्मक होता है, इनके बीच में बनेगा विद्युत संयोजक बंध।